कांग्रेस हमेशा विकास के मुद्दे पे बात करती है और कांग्रेस सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहती है। कांग्रेस कभी भी सत्ता को केंद्रित नहीं करती, कि एक सेंट्रलाइज पावर नहीं करती। जिस बीजेपी सरकार, बीजेपी के विधायकों ने हमेशा सांप्रदायिक भाषण दिए हैं और क्षेत्र में आग लगाने का काम करने का प्रयास किया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया है। और जुबेर जी भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सीट रामगढ़ की जीतने वाले हैं हम। जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण की नीति करना चाह रही थी, रामगढ़ को राजधानी बना दिया बीजेपी सरकार ने और काम कुछ भी नहीं हुआ। एक झटका भाजपा सरकार को मिलेगा 11 महीने बाद, तो शायद वो उसका अहंकार टूटे और वो जो काम कांग्रेस सरकार ने करवाए थे उन कामों का इम्प्लीमेंट करना शुरू करे उनमें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा में भाई, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियां जोर शोर पर लगी हुई है, दोनों अपने प्रत्याशियों को अव्वल दर्जे की जीत दिलाने पर लगी हुई है। और आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है, छात्र राजनीति से ही जुड़े हुए कांग्रेस के साथ युवा नेता। मैं बात करता हूं वर्तमान में प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी राजस्थान। मेरे साथ बलराम जी मौजूद हैं। बलराम भाई, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू भाई जी। बलराम जी, रामगढ़ में अब विधानसभा उपचुनाव है, आपकी पूरी पार्टी जोर शोर पर लगी हुई है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कांग्रेस ने इस बार इतनी मेहनत कर रही है, शायद विधानसभा चुनाव में नहीं की जितनी मेहनत रामगढ़ पे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या जिम्मेदारी इस बार दी गई रामगढ़ में? आप रामगढ़ के मूल निवासी भी हैं, आप रामगढ़ आपकी जन्मभूमि है, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई? रामगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ही मुझे पार्टी ने अग्रिम संगठनों का जिले का प्रभारी लगाया था जी। और अग्रिम संगठनों में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला सेवा दल, ये सभी आते हैं। तो रामगढ़ विधानसभा चुनाव में भी हम युवाओं पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ रहे हैं, छात्रों को जोड़ रहे हैं। ये हमने हमारी टीम लगा करके सभी से काम ले रहे हैं जी। तो बलराम भाई, मैं आपको जानता हूँ, शुरू से आपको जानता हूँ, युवाओं का आपके साथ ज़्यादातर लगाव रहता है। रामगढ़ में अब उपचुनाव है, रामगढ़ में 3 बड़े नेता, मैं अपने क्षेत्र के 3 बड़े नेता कह सकता हूं। मैं बात करता हूं भंवर जितेंद्र जी, जो शुरुआत से ही कांग्रेस की लंबी राजनीति का एक हिस्सा रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है इस समय, पूरा राजस्थान उनको जानता है। और मैं बात कर लेता हूं भरतपुर की नवनिर्मित सांसद संजना जाटव जी, जो कि बहुत ही महज 26 साल की उम्र में सांसद बनी है। उनके तीनों की साख दांव पर लगी हुई है रामगढ़ पर। तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं कि एक मजबूत कार्यकर्ता होने के नाते आप अपनी क्या जिम्मेदारी समझते हैं कि बराबर से कांग्रेस पार्टी यहां पर जीते? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं जुबेर खान जी, उनका देश दुनिया में नाम है। और उनके इंतकाल के बाद जब ये उपचुनाव हुए हैं जी, तो इस चुनाव की कमांड हमारे श्रद्धेय नेता भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली जी ने संभाली है खुद। और जिले से जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं जो एक्टिव हैं जी, उनकी हमने पूरी फौज तैयार करके सेक्टर बना करके, पंचायत बना करके गाँव की जिम्मेदारी उनको दी है जी। और गांव में ग्रास रूट पे वो जाकर के काम कर रहे हैं। और जो भी कोई नेता आता है उनके कार्यक्रम वो आयोजन करवाते हैं। और ये चुनाव हमारी पार्टी का ही प्रतिष्ठा का चुनाव नहीं, ये चुनाव हमारे जुबेर जी को श्रद्धांजलि का चुनाव है जी। जुबेर जी को श्रद्धांजलि का चुनाव है। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर, अब तो ये तो पार्टी की बात हो गई। यदि मैं बात करता हूं कि आप किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं रामगढ़ में, जिनको लेकर आप तैयारी कर रहे हैं और जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? रामगढ़ के मुद्दे सर ये हैं, जो कांग्रेस सरकार में जुबेर जी ने जो काम करवाए थे जी, नगर पालिका बनवाई थी, एसडीएम ऑफिस खुलवाया था, कोर्ट खुलवाई थी जी, डीएसपी कार्यालय खुलवाया, पंचायत समिति बनवाई, तहसीलें बनवाई, कॉलेज खुलवाया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आए। जिन प्रोजेक्टों को काम किया था, उनको इम्प्लीमेंट किया था, उनको धरातल पर लेकर जुबेर जी आए थे। उन कामों को जब से बीजेपी सरकार आई है तब से उन कामों को इन्होंने रोक दिया है जी। और बीजेपी सरकार 10 महीनों में, 11 महीनों के कार्यकाल में कोई उपलब्धि बीजेपी के खाते में नहीं है, सिवाय हिंदू मुस्लिम धर्म से लेकर के चुनाव लड़वाना। ये उनके उद्देश्य रहते हैं और हमारा उद्देश्य है
कि एक झटका भाजपा सरकार को मिलेगा 11 महीने बाद, तो शायद वो उसका अहंकार टूटे और वो जो काम कांग्रेस सरकार ने करवाए थे उन कामों का इम्प्लीमेंट करना शुरू करे, उनमें क्रियान्विति शुरू करे। कॉलेज खुलवाए थे तो उनमें स्टाफ लगाए, उनकी बिल्डिंग बनाए, नगर पालिका खुलवाई थी तो उनमें प्रोजेक्ट पे काम करे, पंचायत समिति खुलवाई थी तो वहां पर अधिकारी बैठाए, डीएसपी कार्यालय खुलवाया था, कोर्ट खुलवाए थे, तो इनकी बिल्डिंगें बने, इनकी भवन निर्माण कार्य हों। और युवाओं को जब इस चुनाव में जब बीजेपी को एक झटका लगेगा तो बीजेपी को शायद ये अकल आए कि जो चिरंजीवी योजना पे सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने काम किया था उसको दोबारा से चालू करे जी, शायद स्कॉलरशिप दोबारा चालू करे, शायद बुजुर्गों की पेंशन दोबारा चालू करे, शायद बेरोजगारी भत्ता दोबारा से चालू करे, शायद नरेगा के कामों को दोबारा से चालू करे। ये झटका जनता जब देगी तो सरकार का अहंकार टूटेगा। यानी आप आम जनता की समस्याओं को लेकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि जो जनता की जो समस्या मैन है उनके विकास के मुद्दे पर आप कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस हमेशा विकास के मुद्दे पे बात करती है और कांग्रेस सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहती है। कांग्रेस कभी भी सत्ता को केंद्रित नहीं करती, कि एक सेंट्रलाइज पावर नहीं करती। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के पास पावर सेंट्रलाइज है, कोई भी मिनिस्टर कुछ काम नहीं कर सकता, इसी तरीके से केंद्र सरकार की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की भी सत्ता प्रधानमंत्री जी के पास ही है, अमित शाह जी के पास ही है। वो ही मुख्यमंत्री को जो निर्देशित करते हैं वही काम होता है, उसके अलावा कोई काम होता नहीं है। जी जी बलराम जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आप रामगढ़ आपकी जन्मभूमि है, आप रामगढ़ की नब्ज से बिल्कुल वाकिफ हैं कि उन पर क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन अब चुनाव में 2 दिन बाकी है। अब तैयारी दोनों पार्टी की जोर शोर पर है, लेकिन अब मैं तैयारी की बात कर लेता हूँ। आपको चुनाव किस मोड़ पर नजर आ रहा है? क्या बराबरी की टक्कर रहने वाली है या फिर कोई एक बड़ा उलटफेर होगा? कांग्रेस सरकार का पूर्ण बहुमत के साथ में, मतलब भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सीट रामगढ़ की जीतने वाले हैं हम। जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण की नीति करना चाह रही थी वो दाव अब की बार बीजेपी का फेल हो गया और बीजेपी सरकार को भी लग रहा है कि हमारी सीट हमारे हाथ से निकल गई। इसीलिए मुख्यमंत्री जी 2-2 बार आ गए विधानसभा में, दोनों उप मुख्यमंत्री गांव-गांव गली-गली डोल रहे हैं, सारे कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री रामगढ़ में डोल रहे हैं। आपने कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा? रामगढ़ को जयपुर बना दिया आपके कहने का मतलब? हाँ, रामगढ़ को राजधानी बना दिया बीजेपी सरकार ने और काम कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं है जो मुख्यमंत्री जी आकर के ना पार्लियामेंट चुनाव में आके साफा बंधवा के गए थे और यहाँ बीजेपी के नेताओं ने नारा दिया था कि मुख्यमंत्री जी भागीरथ हैं जी, रामगढ़ में पानी लेकर के आए हैं, अलवर जिले में पानी लेकर के आए हैं। भाई वो पानी का हमारे बड़े नेता बार बार मंचों से विधानसभा में चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि जो एमओयू साइन हुआ है मध्य प्रदेश सरकार से, वो एमओयू तो दिखा दो कि कितना पानी अलवर जिले को मिलेगा, कितना पानी रामगढ़ को मिलेगा, कितना पानी किशनगढ़ को मिलेगा, कितना पानी और विधानसभाओं को मिलेगा, पीने का कितना मिलेगा, खेती का कितना मिलेगा। कम से कम हमें पता तो चलेगा हमारे भागीरथ ने हमारे लिए क्या किया था। जो 12,000 करोड़ कांग्रेस सरकार ने काम किया था, 12,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया था, वो बांध बनाए थे, ईसरदा बांध, बिशलपुर बांध, इनसे जो पानी आना है हमारे पास, उसी का निरीक्षण करते डोलते हैं। 11 महीने से कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ है। इसके खिलाफ जनता का मन है, क्योंकि पानी एक बड़ी समस्या है जी, पानी बड़ी समस्या है, किसान परेशान है, शहरों में लोग परेशान हैं। उसके खिलाफ जनता चाहती है कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी स्टेट में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो इन चारों सरकारों ने मिलकर के ना, जो जल समझौता हमारा हरियाणा से पानी आना है, जो जल समझौता हमारा मध्य प्रदेश से पानी आना है, केंद्र सरकार उनका एनरोल में भूमिका निभाती है। तो राजस्थान में जब बीजेपी को जनता ने समर्थन दिया है तो अलवर जिले की इस पानी की समस्या का समाधान करना फर्ज बनता है उनका। और जनता देख चुकी कि बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है, वो गुमराह कर रही है। इसलिए जनता ने मन बना लिया कि उपचुनाव में जब झटका देंगे तो शायद उनको अकल आ जाए, वो काम करने लग जाए जी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भजन लाल के आने से भी, यानी मुख्यमंत्री साहब के आने से भी यहाँ पे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला? मुख्यमंत्री जी को कैंडिडेट का नाम ही नहीं पता। आपने सुना होगा जब नॉमिनेशन के दिन आए थे तो सुखवंत की बजाय कह रहे थे जसवंत मेरे साथ रहा है जी। अरे भाई, जसवंत जी आपके साथ रहे हैं तो जसवंत जी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, चुनाव तो सुखवंत जी लड़ रहे हैं। तो जब आप सोचो क्या प्रभाव रहेगा जी। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आप ज्यादा जानते हैं कि 2-2 पर आने का कारण क्या है? ये क्या लगा हुआ है कि बीजेपी को डर है या फिर बीजेपी चुनाव निकाल रही है? यहाँ से वो अगर चुनाव निकालती तो और भी 6 विधानसभाओं में चुनाव चल रहे हैं जी,
वहां भी जाते मुख्यमंत्री जी, लेकिन यहाँ चुनाव फंस गया है, यहाँ चुनाव कांग्रेस के पक्ष का बना हुआ है, इसलिए उनको चिंता सता रही है कि पार्लियामेंट चुनाव में संजना जाटव जी भारी बहुमत से चुनाव जीती थी। जी बिल्कुल। उनका गृह जिला था वो, और ये रामगढ़ भी उनका गृह जिला ही रहा है, क्योंकि पहले भरतपुर लोकसभा रामगढ़ में आती थी, तो ये भरतपुर से लगती हुई विधानसभा रामगढ़ है जी। अगर ये भी चुनाव हारते हैं तो मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हमारी सीट खतरे में पड़ जाए, मुख्यमंत्रीशिप चली जाए, तो इसलिए उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल केंद्र से लेकर के इसलिए पूरा जोर रामगढ़ पे दिया हुआ है। झोंक दिया है, और प्रशासन का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, लोगों के मुकदमे खोल रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। ये सारा दुरुपयोग सरकार का बीजेपी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जनता ने मन बना लिया है और बहुत ही जोर शोर से जनता जुबेर जी को श्रद्धांजलि, जुबेर जी के विकास कार्यों को, जो 40 साल से जुबेर जी ने रामगढ़ की राजनीति में एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम की थी जी, उसको बनाए रखने के लिए जनता अब की बार लामबद्ध दिख रही है। जी बलराम भाई, अब मैं ये तो रामगढ़ की बात है, मैं आपकी पर्सनली बात कर लेता हूँ। आप छात्र राजनीति से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप काफी समय से बहुत यहाँ पर यानी स्थल पर मेहनत कर रहे हैं, भूमि पर मेहनत कर पा रहे हैं आप यहाँ पर, लेकिन आपको अभी क्या तपस्या में कमी रही, क्या बात है, किसी पार्टी ने अभी तक आपको, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आप विश्वास नहीं किया, इसमें क्या कारण रहा अभी तक? ये आपने सही सवाल पूछा कि ये मेरी भी असमंजस की स्थिति है कि मैं छात्र राजनीति से कांग्रेस में हूँ, मैं NSUI का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ, और किशनगढ़ बास विधानसभा में तो मैं शायद 17-18 बरस हो गए। मैं यहाँ गांव ढाणी गरीब गुरबे की समस्याओं को हमेशा समाधान के लिए अधिकारियों से मिलता रहता हूँ, उनके इश्यूज उठाता रहता हूँ। जी बिल्कुल। पानी की समस्या को लेकर के ना हमने नहर की मांग को लेकर बड़े आंदोलन किए हैं, युवाओं को क्राइम से हटे और शिक्षा पर और हेल्थ पर ध्यान दे, इसलिए हमने बड़े बड़े खेल आयोजन भी करवाए हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह भी मैं करवाता रहता हूँ। कहीं ना कहीं युवा नशे की लत से ना प्रभावित हों, और परिवार से जो निकल करके न पढ़ने के लिए स्टूडेंट जाता है तो उसको गलत संगत ना पड़े, इसलिए हम नववर्ष के ऊपर भी रामगढ़ और किशनगढ़ और पूरे जिले में ही पहले दूध महोत्सव मनाते थे जब मैं अलवर का लोकसभा अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, और उसके बाद किशनगढ़ बास विधानसभा की प्रत्येक ग्राम पंचायत और बड़े बड़े कस्बों में हम नववर्ष के दिन जब सारी दुनिया छुट्टियां मनाने जाती है, घूमने जाती है, तो हमारे युवा साथियों के साथ मिलकर के हम शराब के ठेकों के बाहर दूध की भट्टी लगाते हैं, ताकि युवा नशे से दूर रहें, क्राइम्स में ना लिप्त हों, और हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान देकर के रोजगार मिले। हालांकि सरकार में रोजगार तो 10 साल से केंद्र सरकार में रोजगार तो मिल ही नहीं रहे हैं, वैकेंसियां तो निकल ही नहीं रही हैं। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, भंवर जितेंद्र केंद्रीय मंत्री थे, तो हर दिन हर महीने फूलबाग के सामने स्टेडियम में आर्मी की भर्तियां होती थी, हर महीने भर्ती होती थी। जी बिल्कुल। लेकिन अब 10 बरस हो गए, आपने देखा है कि आर्मी की भर्ती निकली हो, तो मैंने देखा है कि नौजवान साथी काफी मेरे मिलने वाले बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो अग्निवीर योजना में भर्ती हो गए और उनके रिश्ते नहीं आ रहे। रिश्ते नहीं, वो रिश्ते इसलिए नहीं आ रहे कि वो कहते 4 साल बाद क्या करेगा ये लड़का, या तो किसी फैक्ट्री का गेट खोलता हुआ नजर आएगा जी, या बेरोजगार रोडों पर डोलेगा। भाई इसकी भविष्य सिक्योर नहीं है, 4.5 साल बाद क्या करेगा, उस डर से उनके रिश्ते आने बंद हो गए, यानी उनके रिश्ते आने बंद हो गए अग्निवीर योजना से। बिल्कुल जी। लेकिन बलराम भाई, मैं आपको देखता हूं कि आप छात्र राजनीति से भी जुड़े नेता हैं, तो आपको मैं देखता हूं कि आपका युवा साथी जो है उनसे बड़ा लगाव रहता है। मैं आपको देखता हूं कि आपने कुछ समय पहले यहाँ पर एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे कराई थी, और भी आप यदि युवाओं को, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, युवाओं को आप ज्यादा साथ लेके चलते हैं, तो इसमें क्या राज है? आपको ऐसा लगता है कि युवा को राजनीति में लाना चाहिए, या फिर युवाओं को साथ लेकर चलेंगे तो कि किशनगढ़ बास का या आपके क्षेत्र का ज्यादा विकास हो सकता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मैं छात्र राजनीति से ही राजनीति में सक्रिय हूँ, तो मेरा युवाओं से एक लगाव रहता है। और मैंने छात्र राजनीति में जब कॉलेज में पढ़ता तब मैंने देखा था, घर से निकल करके स्टूडेंट जब बाहर जाता है जी, तो परिवार से उसको पहले दूर होने का मौका मिलता है, तो वहाँ जाकर के उसको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कुछ पढ़ने वाले मिलते हैं, कुछ बिजनेस वाले मिलते हैं, कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग मिलते हैं, कुछ नशे की लत में ले जाने वाले लोग, यानी एक ही छत के नीचे सब तरह के लोग मिलते हैं। हाँ, तो कॉलेज में हर तरह के स्टूडेंट और लोग रहते हैं जी। तो जब घर से बाहर व्यक्ति निकलता है तो उसको लगता है कि मैं खुले हवा में सांस ले रहा हूँ, कोई प्रतिबंध नहीं है मेरे ऊपर। उस टाइम उसका भविष्य तय होता है कि वो किस दिशा में जाएगा। तो मेरा प्रयास तब से ये रहा है कि नौजवान साथी
सही रास्ते पे चलें। और जब जब नौजवानों ने हुंकार भरी है तो विधानसभा तो क्या है, देश का भी परिवर्तन हुआ है जी। और मैं इसी प्रयास से इस किशनगढ़ विधानसभा में सक्रिय भी हूं। और मेरे ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि आप छात्रों को, युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ ज्यादा क्योंकि नजर अपन आते आज हैं, से तो जो 10 साल सीनियर पहले नेता हैं उनके दिमाग में एक बात भी रहती है कि ये हमें नहीं पूछेगा। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी। मैं और कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि शायद जैसे अब 10 साल पहले की राजनीति की अपन बात कर रहे हैं, 10 साल पहले ऐसा होता था कि एमएलए के सामने कोई राम राम करने से भी कतराता था, बात करने से भी कतराता, सिर्फ सर झुका के चलता था। तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा कर दिया कि आंखें मिलाकर आराम से बात कर सके हो। बिल्कुल, मैं नौजवान साथियों को एक मैसेज देता हूँ और कि आप आएंगे सरकार में, आप आएंगे राजनीति में, तो राजनीति में ये जो छत्रप हैं जिनकी पीढ़ियां राज करती हुई आ रही हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, उससे दूर हट करके जब छात्र राजनीति हुंकार भरती है तो सत्ता परिवर्तन होता है। मैं चाहता हूं कि जितने ज़्यादा छात्र राजनीति में आएंगे, सरपंच बने, पंचायत सदस्य बने, प्रधान बने, जिला प्रमुख बने, एमएलए बने, तो एक नवनिर्माण होगा और नए युवाओं को रोजगार के बारे में सोचेंगे। युवा एमएलए बनेगा तो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचेगा, उनको उद्योगों के बारे में, कैसे विधानसभा में उद्योग आए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे जो क्षेत्रीय उद्योग हैं उनमें युवाओं को भर्ती मिले, रोजगार मिले, इस बारे में हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है। मुझे अभी तक साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि युवा का दर्द समझ सकता है कि युवा का दर्द क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है। बिल्कुल जी। बलराम जी, अब आप रामगढ़ में चुनाव है तो आप जनता को, रामगढ़ की जनता को, क्योंकि आपसे सभी जुड़े हुए हैं, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, रामगढ़ हो चाहे किशनगढ़ बात हो, रामगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं रामगढ़ की जनता को संदेश देना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि रामगढ़ में 35-40 बरस से जुबेर जी ने, जब मैं छोटा सा था, शायद मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ, तब से जुबेर जी राजनीति एमएलए बने हैं, रामगढ़ में है। और बीजेपी सरकार, बीजेपी के विधायकों ने हमेशा सांप्रदायिक भाषण दिए हैं और क्षेत्र में आग लगाने का काम करने का प्रयास किया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया है और जुबेर जी ने उस आग के ऊपर पानी डालने का काम किया है। और जुबेर जी एक तरह के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक हो गए। जैसे हमने लालदास के बारे में सुना होगा, रामगढ़ में कम से कम 5-6 जगह लालदास जी के मंदिर हैं, आश्रम हैं, उनकी मज़ारें हैं, वहाँ लोग हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। और जुबेर जी को रामगढ़ के लोग लालदास के रूप में मानने लग गए कि यार ये एक व्यक्ति ऐसा था जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के चलने का इसने सारी उम्र प्रयास किया है जी। और एक सिंपल सोवर स्वच्छ राजनीति करने का उन्होंने जो संदेश दिया है नौजवानों में, राजनीतिक क्षेत्र में, वो उनके लिए बड़ा मैसेज है। जनता, रामगढ़ की जनता को एक वोट आर्यन जुबेर भाई को, जुबेर जी को श्रद्धांजलि के रूप में, रामगढ़ को भाईचारे और आग से बचाने के लिए, ये एहसान चुकाने के लिए, विकास कार्य करवाने के लिए एक वोट आर्यन जुबेर जी को देना है। और उसके बाद 5-4 साल में आर्यन जुबेर भाई का खुद का व्यवहार लोगों के बीच में उनके लिए अपील करने जाएगा। अगर वो सक्षम होंगे तो जनता उनको सर माथे बैठाएगी, वरना ये चुनाव तो जुबेर जी को श्रद्धांजलि, जुबेर जी के विकास कार्य, जुबेर जी का जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा था उसका मैसेज और उसका एहसान चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए रामगढ़ की जनता, मेरे से बहुत बीजेपी के नेता मिलते हैं, वो कहते हैं एक वोट तो मैं भी जुबेर जी को दूंगा। बीजेपी के लोग कहते हैं एक वोट तो मैं जुबेर जी के बेटे को इसलिए दूंगा कि उनको ये पता था कि मैं बीजेपी में हूं, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी मदद की थी। तो लोगों की भावनाएं हैं जुबेर जी के साथ, जुबेर जी को श्रद्धांजलि के रूप में लोग ये चुनाव जिताना चाहते हैं। मैं अपील भी करना चाहता हूं नौजवान साथियों से कि नौजवान युवा आप लोगों के बीच में आया है और आप लोगों का दर्द समझेगा, आप लोगों के बीच में जाएगा, विधानसभा की ज़्यादा भाग दौड़ करके मेहनत करेगा। उनकी गारंटी अलवर जिले के नेता, हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व भंवर जितेंद्र सिंह जी ले रहे हैं, हमारे राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी ले रहे हैं, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी ले रहे हैं। तो आप सभी को, रामगढ़ की जनता से मेरी अपील है कि आप एक वोट अपना अब की बार जुबेर जी के बेटे आर्यन जुबेर जी को देवें और क्षेत्र को भाईचारे का एक मैसेज देवें कि हिंदू मुस्लिम मिल करके जुबेर जी को ये श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि यही हो। जी। तो भाई ये थे मेरे साथ बलराम यादव जी। बलराम यादव जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।